पुरा नाम के एक छोटे से गांव में केशव नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सावित्री और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। केशव दिन रात खेतों में मेहनत करता, मगर किस्मत ऐसी थी कि दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती। ऊपर से गांव के लालचंद सेठ का कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। गरीबी का अंधेरा उनके घर पर छाया हुआ था। एक दिन सावित्री टूटे मन से बोली, अब मुझसे और सहा नहीं जाता। खेत में फसल नहीं उगती, मजदूरी करने जाऊं तो काम नहीं मिलता, बच्चे भूखे सो जाते हैं। केशव ने उसे ढांढस बंधाया। घबराओ मत। भगवान ने हाथ पैर दिए हैं। मेहनत करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन रास्ता दिख ही नहीं रहा। सावित्री बोली। अगली सुबह सावित्री गांव के पुराने शिव मंदिर की ओर गई। वहां उसे एक शांत चेहरे वाले साधु मिले। सावित्री ने उनके चरणों में बैठकर अपनी सारी व्यथा सुना दी। साधु बोले, बेटी, मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत ही रंग लाती है। अपने पति के साथ मिलकर कुछ नया करो। सावित्री बोली, बाबा, हमारे पास कोई साधन ही नहीं है। तभी साधु ने पास बंधे एक घोड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, यह घोड़ा अब तुम्हारा है। इसका सही उपयोग करना, यही तुम्हारी किस्मत बदलेगा। सावित्री कुछ समझ नहीं पाई, पर श्रद्धा से घोड़ा लेकर घर आ गई। ये घोड़ा कहां से लाई? सावित्री ने सारी बात बताई। कुछ सोचकर केशव बोला, हम इस घोड़े से जंगल से सूखी लकड़ी लाकर बाजार में बेच सकते हैं। अगले दिन दोनों जंगल गए, लकड़ियां इकट्ठी की और बाजार में बेच दी। पहली बार अच्छी कमाई हुई। धीरे धीरे उनका लकड़ी का काम चल पड़ा। बच्चों के पेट भरने लगे और कर्ज चुकाने की उम्मीद जगी। यह सब देखकर लालचंद सेठ जलने लगा। अगर केशव कर्ज चुका देगा तो मेरा फायदा खत्म हो जाएगा, उसने अपने नौकरों से कहा। सेठ बोलो। उसकी कमाई का सहारा क्या है? घोड़ा। तो बस घोड़ा ही गायब होना चाहिए। रात को नौकर चोरी करने पहुंचे, लेकिन सावित्री की नींद खुल गई। वह चिल्लाई और चोर भाग खड़े हुए। केशव और सावित्री मुखिया के पास गए, लेकिन मुखिया सेठ का दोस्त था। उसने कोई कार्रवाई नहीं की। अब केशव घोड़े के पास ही सोने लगा। कुछ दिनों बाद केशव बाजार में लकड़ी बेचने गया। वहां लालचंद सेठ खुद ग्राहक बनकर आया। सेठ बोला, लकड़ियां किस हालत में हैं, उसी हालत में बेचोगे? केशव ने हाँ कर दी। सेठ चालाकी से लकड़ियों के साथ घोड़ा भी अपने घर ले गया और कहा, सौदे में घोड़ा भी शामिल था। केशव रोता हुआ घर लौटा। सावित्री ने हिम्मत नहीं हारी। तुम चिंता मत करो, भगवान न्याय जरूर करेगा। सावित्री ने बचे पैसों से दूसरा घोड़ा खरीदा और खुद बाजार गई। उसने अपना चेहरा ढक लिया। संयोग से लालचंद सेठ फिर वहीं पहुंचा। वह बोला, लकड़ियां किस हालत में हैं, उसी हालत में बेचोगी। सावित्री ने कहा, लेकिन आप भी पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वे हैं। सेठ ने बिना सोचे हामी भर दी। जब सौदा हुआ तो सावित्री बोली, लकड़ियों के साथ घोड़ा भी आपका हुआ, क्योंकि वह उसी हालत में था और पैसे आपकी धोती में थे, इसलिए शर्त के मुताबिक आपकी एक टांग भी मेरी हुई। सेठ के होश उड़ गए। सावित्री ने जोर से शोर मचा दिया। गांव वाले इकट्ठा हो गए। मामला सरपंच के पास पहुंचा। इस बार सरपंच मजबूर हो गया। शर्त के मुताबिक फैसला होगा। आखिर सेठ को अपनी टांग बचाने के बदले 4,000 रुपए और घोड़ा देना पड़ा। सावित्री पैसे लेकर घर लौटी। दोनों पति पत्नी ने सेठ का पूरा कर्ज ब्याज समेत चुका दिया और इज्जत से जीवन जीने लगे। चालाकी का जवाब चालाकी से नहीं, बल्कि समझदारी और साहस से देना चाहिए। अगर इंसान हिम्मत न हारे, तो सबसे बड़ा अत्याचारी भी झुक जाता है। रोज कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।
रवि जब सिर्फ 15 साल का था तभी उसके पिता का अचानक देहांत हो गया। पिता शहर में ऑटो रिक्शा चलाते थे। घर की हालत पहले से ही कमजोर थी। ऐसे में पिता के जाने के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी रवि के कंधों पर आ गई। उसने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और पिता का ऑटो संभाल लिया। रवि की एक बड़ी बहन थी, कविता। उसकी शादी में पिता ने कर्ज लिया था। वह कर्ज उतारने के लिए रवि ने अपनी जमा पूंजी तो लगा ही दी, साथ ही मजबूरी में अपना छोटा सा घर भी बेच दिया। इसके बाद वह अपनी माँ के साथ मामा के घर रहने लगा। कविता अपने ससुराल में खुश थी। यही बात रवि और उसकी माँ को सबसे ज्यादा सुकून देती थी। एक सुबह माँ ने कहा, रवि, कविता दीदी का फोन आया है, बात कर लो, फिर काम पर निकल जाना। फोन पर कविता ने प्यार से कहा, माँ से कहना मैं पोते पोतियों को लेकर एक दिन तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी। बस रवि के लिए कोई अच्छी लड़की देख लेना जो घर संभाल सके। फोन रखने के बाद रवि के मन में एक अजीब सी घबराहट थी। वो ऑटो लेकर काम पर निकल पड़ा। रास्ते में ट्रैफिक बहुत था और सवारी मिलना मुश्किल हो रहा था। तभी उसने देखा कि उसका एक साथी ऑटो चालक समीर एक लड़की से बहस कर रहा था। मैडम, आपने यहाँ छोड़ने के लिए पैसे तय किए थे, अब पैसे दीजिए। लड़की घबराई हुई बोली, मेरा पर्स रास्ते में गिर गया है, मोबाइल भी उसी में था। प्लीज आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं ऑनलाइन पैसे भेज दूंगी। मुझे सामने होटल में एक फंक्शन में पहुंचना है। रवि ने बीच में आकर कहा, समीर, कभी कभी किसी की मजबूरी भी समझनी चाहिए। कितने पैसे बने हैं मैं दे देता हूँ। रवि ने समीर को 200 रुपए दे दिए। लड़की ने राहत की सांस ली। थैंक यू सो मच। मेरा नाम नेहा है, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको पैसे भेज दूंगी। अगले ही दिन नेहा ने पैसे ट्रांसफर कर दिए और धन्यवाद का मैसेज भेजा। इसके बाद दोनों की कभी कभी बात होने लगी। बाजार में भी एक दो बार मुलाकात हो गई। धीरे धीरे दोस्ती गहरी होने लगी। रवि को पता चला कि नेहा एक बहुत अमीर परिवार से है। उसने साफ शब्दों में कहा, नेहा, तुम्हारी और मेरी दुनिया अलग है। मैं एक साधारण ऑटो चालक हूँ। हमें दोस्ती यहीं खत्म कर देनी चाहिए। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। मैं आज तुम्हें अपना प्यार बताने आई थी। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। नेहा ने अपने माता पिता को मनाया और रवि ने अपनी माँ व बहन से बात की। शुभ मुहूर्त में दोनों की शादी हो गई। नेहा का स्वभाव बेहद सरल था। उसे ससुराल की गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह हमेशा कहती, दिल से खुश हूँ, मुझे यहाँ अपनापन मिला है। कुछ ही समय में उसने पूरे परिवार के दिल में जगह बना ली। समय बीतता गया। कविता के घर बेटे का जन्म हुआ और नेहा भी गर्भवती हो गई। जब नेहा के माता पिता को यह पता चला तो वे उससे मिलने आए। ससुराल की हालत देखकर उन्होंने नाक भौं सिकोड़ ली। नेहा ने प्यार से चाय और नाश्ता परोसा। तुम इस हालत में भी खुद काम करती हो, यहाँ कोई नौकर नहीं है क्या? नेहा मुस्कुराकर बोली, मैं घर पर रहती हूँ तो काम करना बुरा नहीं लगता। माँ जी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। नेहा की ननद कविता बोली। भाभी, मैंने कल डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले ली है। नेहा के पिता बोले, इस छोटे अस्पताल में क्यों, हम बड़े शहर के अस्पताल में दिखाएंगे। नेहा ने शांति से जवाब दिया, यहीं की डॉक्टर ने दीदी की डिलीवरी कराई थी, मैं यहीं ठीक हूँ। नेहा ने समझदारी से अपने माता पिता को महसूस करा दिया कि उसके ससुराल का अपमान न करे। थोड़ी देर बाद वे चुपचाप लौट गए।